हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर पेपर जियोग्राफी लिए हैं और जियोग्राफी का आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर आपको BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी मेजर पेपर भूगोल के मेजर पेपर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रायोगिक परीक्षा में, ठीक है, ये पूछे जाने वाले प्रश्नों को चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपका बताया जाएगा। इसमें आपका जो है सिलेबस दिया रहता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है, जियोग्राफी इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है और थ्योरी एग्ज़ाम भी देना होता है। 75 मार्क्स का आप थ्योरी एग्ज़ाम देंगे, 25 आपको इंटरनल मार्क्स मिलेगा। एंड जो ये आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स आपका इंटरनल मिलता है और 75 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो ये याद रखिएगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका इसका नाम है मैप सर्वेइंग एंड। तो आपके सिलेबस का जो है प्रैक्टिकल सिलेबस का नेम क्या है, एलिमेंट ऑफ मैप सर्वेइंग। तो एलिमेंट ऑफ मैप सर्वेइंग मतलब मापक के सर्वेक्षण के प्रकार। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स तत्व बताने हैं, ठीक है, मानचित्र के तत्व। तो मानचित्र के तत्व, मानचित्र और सर्वेक्षण के तत्व के बारे में पढ़ना है यहाँ पर आपको। तो इसमें आपको मौखिक जो आपका वाइबा होता है, वाइबा एग्ज़ाम, और आपका रिटेन थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है आपका। प्रैक्टिकल में भी आपका यहाँ पे लिखित एग्ज़ाम होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी 75 मार्क्स का आपको पेपर देना होगा और पेपर देने के बाद फिर आपका जो एग्ज़ामिनर आए रहेंगे वो आपसे वाइबा लेंगे। वाइबा में आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको आपको बताना होगा, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। जो जैसे 75 मार्क्स का आपका 75 मार्क्स का आपका क्या हो रहा है, रिटेन एग्ज़ाम हो रहा है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो 25 मार्क्स का आपका जो वाइबा वगैरह होता है, फाइल वगैरह होती है, फाइल जो बनाए होते हैं उसके बारे में रहता है। तो जो एग्जामिनर आएंगे बाहर से पूछेंगे वो आपसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। तो आप क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपको वो जो है पॉइंट देते हैं आपको, ठीक है। उस पॉइंट के अनुसार आपको जो है 25 मार्क्स से आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाइबा और थ्योरी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। तो मानचित्र कला की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी इसके बारे में पढ़ना है। और मैंने प्रैक्टिकल फाइल जो है अपलोड कर रखी है। फिर से मैं फिर से अच्छे से क्लियरिटी के साथ इस बार फिर से आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड कर दूंगी, और कैसे कौन सा हम प्रैक्टिकल में बना सकते हैं मैप वगैरह, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी बनाकर, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। जियोग्राफी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड वीडियो है। और मैं इसके बाद जो है ज्योग्राफी जो है आपके 4 साल के लगातार PYQ लेकर आई हूँ, उसके आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। साथ में ही और नेक्स्ट देखेंगे सिलेबस, मापक क्या, पैमाना क्या है, स्केल्स। थर्ड है मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण, इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ मानचित्र प्रक्षेप क्या है, मैप प्रोजेक्शन, इसके बारे में क्वेश्चन देख लेंगे आगे। फिर उसके बाद है उच्चावच प्रदर्शित करने की विधियाँ क्या है, मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। 6th चैप्टर हो जाएगा समुच्च रेखाओं द्वारा धरातल पर प्रदर्शन, रिलीफ रिप्रेजेंटेशन बाय कंटूर लाइंस जो बनते हैं। एंड नेक्स्ट 7th है स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन कीजिए, स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर फर्स्ट पे। चैप्टर फर्स्ट का देखेंगे हम यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपके मौखिक एग्जाम, वाइबा में और थ्योरी एग्जाम में। जैसे रिटन में आपको क्या क्या बनाना होगा, क्या क्या पूछेगा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये लास्ट तक आपको सभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके वाइबा से रिलेटेड और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर चलते हैं, मानचित्र कला की प्रकृति एवं क्षेत्र के अकॉर्डिंग पूछे जाने वाले मौखिक प्रश्न उत्तर। यहाँ देखिए वाइबा लिखा है ना, वाइबा वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जैसे हो जाएगा, मैप से आपका रिलेटेड कोर्स है तो मैप से ही, मानचित्र से ही सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। मानचित्र किसे कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे वाइवा में पूछते हैं एग्जामिनर, तो आप अगर प्रैक्टिकल से नहीं बता पाते हो तो आपको थ्योरी से, आपका जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, उससे आपसे क्वेश्चन करते हैं, दोनों से क्वेश्चन करते हैं। देखिए 90% आपका प्रैक्टिकल से क्वेश्चन करते हैं और 10% आपका जो है आपके कोर्स जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है याद करके मतलब तैयार रहिएगा। ठीक है, अपना अच्छा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको रेडी रहना होगा। ठीक, तो देखिए मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग का परंपरागत चिन्हों द्वारा समतल कागज पर अनुपातिक प्रदर्शन ही मानचित्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र की रचना के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है? इसके बारे में क्या हम जानेंगे, तो इसके बारे में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया कि संपूर्ण पृथ्वी जो है ना, धरातल, जो पूरी पृथ्वी है, भूभाग मतलब धरातल के परंपरागत चिन्हों द्वारा, ठीक है, समतल कागज पर अनुपातिक प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? मापक कहलाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो जितना जैसे एरिया है धरातल पर, एरिया जैसे आपके घर से आपके जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है, अब उस डिस्टेंस को आप कागज़ पर तो पूरे डिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर सकते ना, बट एक मेज़रमेंट कर देते हो। क्या कर देते हो? मेज़रमेंट की इस फर्स्ट ए स्टेशन से बी स्टेशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच की दूरी जो है, उसको आप एक मापक के स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या कर देते हो? उसको उस धरातल की दूरी को कहाँ पर ले आते हो? कागज़ पर ले आते हो। ठीक है, उस धरातल की बीच की दूरी को आप एक कागज़ पे मेज़र करके कर लेते हो। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसे आप कर देते हो। तो आपको यहाँ पर जैसे आपका 5 किलोमीटर दूर है, तो आप कितना यूज़ करेंगे, कितने स्टेशन आपका घर से और कॉलेज तक की पोजीशन, आपकी जो लोकेशन है, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस आपके कागज़ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 बताया है, तो यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 किलोमीटर है तो 5 सेंटीमीटर में आपका कवर हो जाएगा और आप इजीली जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्केल बनाना होता है, स्केल से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन, मानचित्र की रचना के लिए कौन कौन से बातें आवश्यक है? तो मानचित्र की रचना के लिए मापक, प्रक्षेप, परंपरागत चिन्ह एवं रचना विधि आवश्यक है। मापक, मैप, प्रक्षेप जो है प्रेजेंटेशन होता है, और परंपरागत चिन्ह जो आपके सिंबल्स होते हैं ना, जैसे कि ट्री है तो ट्री का घर है तो घर की तरह, टेम्पल वगैरह, ये सब का। परंपरागत रिवर है तो रिवर को थोड़ा सा सर्कल टाइप में करते हैं। रोड है तो लाइन बना देते हैं। तो इस तरीके से। ठीक है, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो मानचित्रों का वर्गीकरण यहाँ पे निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। ये आधार आप याद रखेंगे। ठीक है, किन किन आधार पर किया जाता है? मापक के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर और रचना शैली के आधार पर मापक का जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मापक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आप याद रखेंगे तभी आप कुछ कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, देखेंगे यहाँ पर। तो मापक प्रदर्शक विधि के अनुसार भी आप लोग क्या कर सकते हो? मापक को बांट सकते हो, है ना। उसके बाद उद्देश्य के आधार पे भी बांट सकते हो और स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पे भी हम यहाँ इसको बांट सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, मानचित्र कला क्या है? तो मानचित्र कला धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्र प्रक्रमण की संपूर्ण श्रृंखला होती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मापक मानचित्र कला कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आगे, मानचित्र कला को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति व क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। ये आपके थ्योरी एग्जाम में, अभी वाइवा का हमने देख लिया, ये आपके थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसे आप थ्योरी एग्जाम में अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
मतलब इसका मैं आंसर अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेकर आऊँगी, ठीक है। अभी सिर्फ वाइवा वाले आप लोग देख लीजिए और साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन वाले थ्योरी एग्जाम के प्रैक्टिकल में भी आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मापक या पैमाना, स्केल से रिलेटेड यहाँ पे वाइवा आपको पूछा जाएगा। अब बताइए मापक क्या है, मापक किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं ना, ठीक है। तो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। इसमें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, मापक का स्केल का फॉर्मूला है कि मानचित्र पर, देखिए ये याद रखिए कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। जैसे आप अभी मैंने आपको कॉलेज और आपके घर वाला एग्जाम्पल बताया था ना कि जैसे आपके घर से कॉलेज की दूरी जो है, ठीक है, आप उसको मेज़र करिए कि कितना है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, हम मापक कहते हैं। और आपने जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है और आपको क्या करना है, मानचित्र पर ड्रॉ करना है। तो मानचित्र पर ड्रॉ करने के लिए आप एक स्केल बनाएंगे। स्केल क्या बना सकते हैं, आप उसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, सेंटीमीटर में बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे 1 किलोमीटर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर आप कर देंगे। तो आपका जो है मैप पर जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर में आपका जो है मैप में बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर का मैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको और कम करेंगे, इसको हम और कम करेंगे, ठीक है। तो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। इसको इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। इसका अनुपात अब बता दीजिए रेशियो, ठीक है। मापक बराबर मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपॉन धरातल पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी को मापक कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि मापक की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है मापक की, स्केल की जरूरत क्यों है। हमारी पृथ्वी का आकार विशाल है, जिसके कारण जिसके आकार मानचित्र पर बनाना संभव नहीं है। मापक के द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा किसी भाग को आवश्यकता अनुसार छोटे कागज पर प्रदर्शित किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार आप छोटे कागज पर जो है पूरी पृथ्वी को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने मैप भी देखा है, वर्ल्ड मैप, आपकी पूरी पृथ्वी जो है कहाँ पर आ गई है, एक कागज पर, एक छोटे से कागज पर ड्रॉ कर दी गई है। इंडिया इतना बड़ा इंडिया है, वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो वर्ल्ड इंडिया को भी हम किस पे ड्रॉ कर देते हैं, मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं। किस प्रकार से, इस मापक विधियों का यूज करके, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा इतना, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मानचित्र एवं रेखा चित्र में क्या अंतर है। मापक जो है, मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है, यहाँ अंतर बताना है आपको। तो मापक की आवश्यकता, मापक की सहायता से धरातलीय चित्रण मानचित्र कहलाता है, जबकि रेखा चित्र बिना मापनी के केवल अनुमान से बनाए जाते हैं। बिना मापक के बनाया गया रेखा चित्र संबंधित क्षेत्र के आकार या उसमें स्थित स्थानों की पारंपरिक दूरियों को शुद्ध प्रदर्शित नहीं कर सकता, और मापक जो है वो शुद्ध प्रदर्शित करता है। इसमें आपका पूरा का पूरा जो है स्केल मेजरमेंट करके दिया रहता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, मापक कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आपको मापक जो है कितने प्रकार के होते हैं पूछ रहा है। तो मापक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका मापक कितने प्रकार के होते हैं, मापक 2 प्रकार के होते हैं। पहला लघु मापक स्मॉल स्केल एंड दूसरा बृहद मापक लार्ज स्केल। ये आपके 2 प्रकार के मापक होते हैं, स्केल्स। आगे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है लघु मापक से क्या अभिप्राय है स्मॉल स्केल से। तो लघु मापक बड़े आकार को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। इसमें छोटी इकाई द्वारा बड़े भाग का प्रदर्शन होता है।
यथा 1 सेंटीमीटर द्वारा कई किलोमीटर की दूरी प्रकट होगी। इसमें बड़े आकारों का ही प्रदर्शन किया जाता है। जैसे आपका जैसे लघु लघु मापक है ना, तो ये मत समझना कि लघु मापक से कम दूरी वाले डिस्टेंस को हम मैप पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। लघु मापक में बताया कि मापक जो है लघु मापक में मैप की तो दूरी कम होगी, मैप में दूरी कम होगी, बट वो बहुत धरातल पर वो बहुत ज़्यादा दूरी होगी, बहुत बड़े क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करेगी। मापक में जो छोटी दूरी होती है वो क्या करता है, धरातल पर बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है, दूरी को मेज़र करता है। और जो बड़ा मापक होता है, बड़े मापक में कम दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जूम आउट जूम इन आप समझते हो ना, जूम आउट जूम इन करना, तो ये आपका जो है होता है, ठीक है। तो बड़ा मापक रहेगा, तो बड़ा मापक में भी जो है लार्ज स्केल में, बड़े मापक में आपको धरातल की कम दूरी को प्रदान होता है। और लघु मापक जो स्मॉल स्केल होता है उसमें आप छोटी दूरी, मापक की छोटी दूरी में ही बहुत बड़े क्षेत्र को आप कवर करते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बृहद मापक किसे से क्या अभिप्राय है। तो बृहद मापक जो है, बृहद मापक छोटे क्षेत्र को बड़े आकार में प्रदर्शित करता है। इसमें धरातलीय दूरी अपेक्षाकृत लंबी माप से प्रदर्शित की जाती है। इसमें मानचित्र पर कई सेंटीमीटरों द्वारा धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी प्रकट की जाती है। इसमें गांव, घर या सड़क आदि का विस्तृत वर्णन प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे कि मानचित्र मापक प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पे मानचित्र पर मापक प्रदर्शित करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। फर्स्ट सिंपल कथन, यहाँ पे साधारण कथन, सिंपल स्टेटमेंट, एंड सेकंड है प्रदर्शन भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एंड थर्ड है ग्राफिकल। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के आपके निकल कर आए हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट देखेंगे, याद रखिएगा कि मानचित्र पर मापक प्रदर्शन की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। आप 3 विधि से कर सकते हो। आगे देखेंगे, अब इन्हीं तीनों विधि के बारे में डिटेल में भी जान लेते हैं, ठीक है। अब आए हैं तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट है साधारण कथन से आप क्या तात्पर्य है, ये मानचित्र पर मापक प्रदर्शित करने की विधि है, ठीक है। तो यह साधारण कथन से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट से, साधारण कथन से मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी को तथा धरातल पर उन्हीं बिंदुओं की वास्तविक दूरी के संबंध को साधारण कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यथा मतलब कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसका तात्पर्य है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, मानचित्र जो आपका मैप बना है, जो ऐसे आपका पूरा इस तरीके से मैप रहता है पेपर में, इस मैप पेपर में आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर आपके हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 सेंटीमीटर के इतना बराबर होगा। आपके मैप में जो 1 सेंटीमीटर दूरी है, वो 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल पर कितनी दूरी को दिखाएगी, 5 किलोमीटर को दिखाएगी। जैसे यहाँ पे एक ट्री है, और इस ट्री और जो यहाँ पे आपका एक ट्री है, और ट्री के और एक यहाँ पे घर है, ठीक है, हाउस है। तो इस हाउस और घर के बीच की जो दूरी जो है मैप पर आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर दिखाएगा, बट यही दूरी जो है आपको धरातल पर यहाँ पे कितना जानना होगा, 5 किलोमीटर की। इन दोनों के बीच कितना दूरी है, 5 किलोमीटर। इस तरीके से आपको इस यहाँ पे साधारण कथन वाला हो गया। अब नेक्स्ट है साधारण कथन विधि के गुण व दोष क्या है। तो साधारण कथन विधि के गुण और दोष निम्न प्रकार से हैं। गुण क्या है, यह विधि साधारण, बोधगम्य एवं सरल है। इसका अभ्यास सरलतापूर्वक शीघ्र हो जाता है। दोष क्या है, इस विधि को वही लोग समझ सकते हैं जो उस इकाई से परिचित होते हैं तथा जिसका उल्लेख किया जाता है या गया है। साधारण कथन विधि के मानचित्रों का लघुकरण एवं विवर्धन शुद्धतापूर्वक नहीं किया जा सकता। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रदर्शक भिन्न क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, ठीक। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है, प्रदर्शक भिन्न वह भिन्न है जिसके द्वारा मानचित्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के संबंध को अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। इस भिन्न का अंश सदैव 1 रहता है। भिन्न में अंश न्यूमिनेटर और हर डिनोमिनेटर सदैव 1 इकाई के होते हैं। इसका अंश मानचित्र की दूरी तथा हर धरातल की दूरी को दर्शाता है।
अब यहाँ याद रखना कि जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है उसमें जो अंश और हर है ना, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो अंश मानचित्र की दूरी को बताता है, अंश आपका ऊपर रहता है तो यहाँ पे आपका ऊपर जो है मानचित्र की दूरी आपकी हो जाएगी, और नीचे जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, धरातल की दूरी हो जाएगी। न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर में याद रखना, न्यूमिनेटर अंश जो है यहाँ पे मानचित्र की दूरी को बताता है, और डिनोमिनेटर हर जो है यहाँ पर आपका जो है धरातल की दूरी को बताता है। ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। ठीक है, आगे फिर इसी में देखेंगे कि इसका अंश जो है मानचित्र की दूरी तथा धरातल की दूरी को हर बताता है। उदाहरण यहाँ पे 1/30,000 प्रदर्शक भिन्न जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का तात्पर्य है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 30,000 सेंटीमीटर प्रकट करता है। इसके अनुपात में भी दर्शाया जाता है कि जैसे एक संबंधे 30,000। ठीक है, 1:30,000 प्रदर्शक भिन्न को उपलक्ष्य भिन्न तथा निरूपक भिन्न भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उपलक्षक भिन्न या निरूपक भिन्न भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को प्रदर्शक भिन्न को कहते हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट है प्रदर्शक भिन्न की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पे अब देखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे प्रदर्शक भिन्न की विशेषताएं यहाँ पे क्या है, तो विशेषताओं में हम देखेंगे कि प्रदर्शक भिन्न की क्या विशेषताएं हैं। यह सर्वोत्तम विधि है, इसमें एक इकाई को नहीं लिखा जा सकता, अतः इसका उपयोग किसी भी इकाई में किया जा सकता है। इसे किसी भी देश की इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है प्रदर्शक भिन्न। ठीक है, इसमें आपको ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे प्रदर्शक भिन्न का सबसे बड़ा अवगुण क्या है, अवगुण मतलब दोष क्या है, तो प्रदर्शक भिन्न का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसके द्वारा दर्शाए गए मानचित्रों का लघुकरण एवं विवर्धन मतलब कि फैलाव, ठीक है, करने में वे शुद्धता प्रकट नहीं करते, क्योंकि प्रदर्शक भिन्न तो अंकों में प्रदर्शित की जाती है जो लघुकरण एवं विवर्धन में यथावत लिखी रहती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब भू संपत्ति, अब 13 क्वेश्चन है, भू संपत्ति मानचित्र एवं भवनों के प्लान बनाने में मापक की किस विधि का प्रयोग प्रचलित है, तो भू संपत्ति मानचित्र एवं भवनों के प्लान बनाने में कथन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रकट किया जाता है, इसकी प्रदर्शक भिन्न क्या होगी, तो प्रदर्शक भिन्न में अंश और हर दोनों एक इकाई में होते हैं, अतः धरातली दूरी को मानचित्र की दूरी की इकाई अर्थात सेंटीमीटर में बदलना होगा, अतः 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर प्रदर्शक भिन्न जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1/5 लाख होगा। कितना होगा, 1/5 लाख यहाँ पर आपको करना होगा। सेंटीमीटर में पहले जो आपका किलोमीटर है ना उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप जो है यहाँ लिखेंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि आपका जो प्रदर्शक भिन्न है, ठीक है, हर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, दोनों की जो वैल्यू है, यूनिट है, वो सेम होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, साधारण कथन मापक के 2 सेंटीमीटर द्वारा 10 डेकामीटर प्रदर्शित किए गए हैं, इसकी प्रदर्शक भिन्न क्या होगी, तो प्रदर्शक भिन्न में अंश सदैव 1 रहता है, अतः सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में करने पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डेकामीटर होगा। और ये जो आपका डेकामीटर ये सब है, ये भी मैं एक वीडियो में आपको जो है आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके कि कैसे क्या होता है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको ये वो आपका जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि उसमें आपको बताना होगा, टीचर्स पूछ सकते हैं आपसे कि इतने सेंटीमीटर बराबर बताओ इतना कितना डेकामीटर होगा, कितना मिलीमीटर होगा, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे सोल्यूशन इस तरीके से आपका यह किया हुआ है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 डेकामीटर प्रदर्शित करता है, तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल के कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, तो 5 × 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो प्रदर्शक भिन्न क्या हो जाएगा 1/5000। 1/5000 जो है आपका यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको जो है पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे
सोल्यूशन वाले क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वाइवा में एग्जामिनर, ठीक है। तो और जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा उसमें भी शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग वाला जो है ना, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और इस तरीके से आपका जो पैटर्न है उस तरीके से आपको पूछेगा, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1/63,360 को साधारण कथन में कैसे बदलेंगे। इसे इस प्रकार बदला जाएगा। कैसे? मानचित्र का एक जो है धरातल के 63,360 को प्रदर्शित करता है, तो मानचित्र का एक जो है 1 मील धरातल के कितने को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेंगे, तो जो है 1 मील को प्रदर्शित करेगा। कितने को प्रदर्शित करेगा? 1 मील को। तो इसकी साधारण भिन्न क्या हो जाएगी? 1 बराबर 1 मील हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो आरेखी विधि से क्या तात्पर्य है? तो आरेखी विधि देखते हैं। तो जब मापक एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे आरेखी विधि कहा जाता है। इसमें मानचित्र और धरातली दूरी को दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेखी मापक के गुण क्या है? आरेखी मापक का गुण सबसे बड़ा गुण यह है कि इसका विवर्धन एवं लघुकरण करने में मानचित्र में अशुद्धता नहीं आती है। जिसे अनुपात में कोई मानचित्र बदलता है उसी अनुपात में मापक भी बदलता है। तो ये आपका जो था आरेखी मापक। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे आरेखी मापक के गुण हो गए। अब आरेखी मापक के कितने प्रकार होते हैं? तो आरेखी मापक के यहाँ पे प्रकार देख लेंगे हम। तो आरेखी मापक के प्रकार क्या है? आरेखी मापक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल या साधारण मापक, सिंपल और प्लेन स्केल। सेकेंड है कड़वत मापक, डायगोनल स्केल। थर्ड है तुलनात्मक मापक, कंपैरेटिव स्केल। फोर्थ है समय मापक, टाइम स्केल। थर्ड है ढाल मापक, स्केल ऑफ स्लोप। एंड नेक्स्ट है वर्गमूल मापक, स्केल ऑफ स्क्वायर रूट। एंड नेक्स्ट है घनमूल मापक, स्केल ऑफ क्यूब रूट। इसके बारे में आपको जो प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है, पढ़ना है, और यहाँ पर भी आपको याद रखना है, और ये कैसे बनते हैं इसको भी आपको जानना है, ठीक है। तो इसको भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के 4 साल के लगातार PYQ आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और साथ में ही आपको नोट्स और असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे बातें भी बताई जाएंगी और आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, ठीक है। और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल सकता है आपकी रिकमेंडेशन से। यदि आपको PDF चाहिए तभी मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक। आगे देखेंगे साधारण मापक में किसी माप की कितनी इकाइयों को पढ़ा जा सकता है। तो साधारण मापक में किसी माप की 2 इकाइयों को पढ़ा जा सकता है, यथा किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर तथा डेसीमीटर और मील तथा फरलांग। तो फरलांग वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको यूनिट के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको फरलांग इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि कितना हम किस में क्या कन्वर्ट करेंगे और कितने में क्या चेंज होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, साधारण मापक की प्रमुख विशेषताएं क्या है? साधारण मापक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है फोटोग्राफिक परिवर्तनों के बाद भी यह गलत नहीं होता। सेकेंड है इसे बिना पैमाने के भी ठीक ठाक जो है पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड, इससे दूरी ज्ञात करने में किसी गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 22, तुलनात्मक मापक किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक इकाइयों वाले मापक एक ही स्थान पर तुलनात्मक ढंग से प्रदर्शित किए गए जाते हैं तो उसे तुलनात्मक मापक कहते हैं। नेक्स्ट है 23, तुलनात्मक मापक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता के बारे में बताया, कंपैरेटिव स्केल जो होता है, आप लोग तुलना से ही समझ जाओगे कि तुलना करता है, ठीक है, 2 स्थानों के बीच। तो तुलनात्मक मापक की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी सहायता से एक ही समय में 2 विभिन्न इकाइयों में तुलनात्मक दूरियां पढ़ी या नापी जा सकती हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मापक में 2 भाग होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जो मापक में 2 भाग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो मापक में 2 भाग प्राथमिक तथा गौड़ होते हैं। प्राथमिक भाग 0 से दाईं ओर जबकि गौड़ भाग 0 से बाईं ओर होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है?
यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कड़वत मापक किसे कहते हैं? तो जिस मापक में विकर्णों की सहायता से गौड़ भागों को उसके उपविभागों से भी विभाजित किया जाए उसे कड़वत मापक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वर्नियर मापनी क्या है? मुख्य मापनी के छोटे छोटे भिन्नात्मक भाग को नापने की एक विधि को हम क्या कहते हैं? वर्नियर मापक कहते हैं। जैसे 1/10, 1/100, 1/1000 आदि। आगे नेक्स्ट देखेंगे कि वर्नियर मापक का यह नाम क्यों पड़ा। अब बताइए वर्नियर मापक का नाम क्यों पड़ा, यहाँ पर आपको बताना है। तो वर्नियर मापक के प्रवर्तक फ्रांसीसी मानचित्रकार बर्गंडियन पियरे वर्नियर थे, जिनके नाम पर ही वर्नियर मापक पड़ा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्नियर मापक का प्रमुख गुण क्या है? तो वर्नियर मापक में रैखिक तथा कोणिक दोनों प्रकार की दूरियां पढ़ी जा सकती हैं। नेक्स्ट है 29 वर्नियर के मापक हो गया। आकृति के आधार पर वर्नियर मापक कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। तो आकृति के आधार पर वर्नियर मापक 2 प्रकार के होते हैं, सीधे किनारे वाला मापक और वक्र किनारे वाला मापक, ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक क्या होता है? तो लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जो मापक से पढ़ी जाती है अल्पतमांक कहलाती है। अल्पतमांक निम्न सूत्र से ज्ञात होता है। अल्पतमांक बराबर लिस्ट काउंट बराबर मुख्य मापक के एक भाग का नाम और दूसरा नीचे है वर्नियर मापक के कुल भागों की संख्या। ये आपका अल्पतमांक कहलाता है। नेक्स्ट है साधारण मापक एवं विकर्ण मापक में अंतर क्या है? तो साधारण मापक में किसी इकाई का 10वां भाग पढ़ा जा सकता है, जबकि विकर्ण मापक में इकाई का 100वां भाग पढ़ा जा सकता है। तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विकर्ण मापक को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? इस मापक में 2 बने विकर्ण के कारण ही इसे विकर्ण नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 समय मापक किसे कहते हैं? टाइम स्केल। तो दूरी तथा समय एक तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाला मापक समय मापक कहलाता है। तो दूरी और समय को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? समय मापक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मापनी की परिभाषा बताइए। मापनी कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है? मौखिक या कथनात्मक मापनी किसे कहते हैं? उपलक्ष्य भाग का प्रदर्शक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसे कहते हैं? रेखनी मापनी के प्रकार बताइए। उपलक्ष्य भाग या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मापनी क्यों कहते हैं? मौखिक मापनी से रिप्रेजेंटेटिव मौखिक कैसे ज्ञात करते हैं? अब यहाँ पे मापनी का नेक्स्ट है मापनी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानचित्र पर मापनी की रचना क्यों आवश्यक है? एंड नेक्स्ट है साधारण मापनी में किसी माप की दूरी कितने प्रकार से प्रभावित हो सकती है? फिर है यदि मौखिक मापनी 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर हो तो इसके उपलक्ष्य रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। तो ये आपके थ्योरी एग्जाम में जो रिटन एग्जाम आपका 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रायोगिक परीक्षा, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप्स के पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, और इन सब के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कड़वत मापनी में किसी इकाई का कौन सा भाग नापा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है 13। क्वेश्चन नंबर 14 है कड़वत मापनी में कड़ डालना क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट है 14 तुलनात्मक मापनी किसे कहते हैं? 15 है इसमें किस प्रकार की इकाइयों की तुलना की जाती है? तो ये आपके रिटन एग्जाम जो आपका प्रायोगिक परीक्षा रिटन एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके रिटन लिखने वाले थे, थ्योरी वाले थे। अब कंस्ट्रक्शन रचना के आधार पर यहाँ पे आपको रचना के आधार पे अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है गज व फीस्ट पढ़ने के लिए उपलक्ष्य भाग या प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक संबंधित 720 पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए। तो इस तरीके से आपको साधारण मापनी बनाना है। तो मैं इन सबको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बना के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये जो आपके 1 to 7 क्वेश्चन है इसके आपके मैं रचना है, रचना बनाने
बनाना है इसमें, तो आपको मैं बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, तो आप सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे आपको बनता है। ये क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा 3rd, मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण से आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो मानचित्र जो है, मानचित्र में किसी मापक पर बने मानचित्र को अन्य मापक पर बनाने से मानचित्र बढ़ाने को विवर्धन एवं छोटा करने को लघुकरण कहते हैं। बढ़ाना मतलब कि जैसे आपका ये मानचित्र है, ठीक है, इतना बड़ा है, अब इसमें कोई एक लोकेशन है, ठीक। अब इस लोकेशन को और आप क्या करते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो इसको आप जब बड़ा करोगे तो इसको क्या कहेंगे, विवर्धन करेंगे। और जब इसको आप छोटा करोगे, इसको जब आप छोटा करोगे तो इसको हम लघुकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विवर्धन मतलब बढ़ाना। किसी मापक पर बने मानचित्र को अन्य मापक पर बनाने से मानचित्र बढ़ाने को विवर्धन एवं छोटा करने को लघुकरण कहा जाता है। सेकंड है, मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण की 2 विधियां हैं। पहला है आरेखीय विधि और दूसरा है यांत्रिक विधि, तो ये याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेखीय विधि। आरेखीय विधियां कौन सी है। तो आरेखीय विधियां जो है निम्न है, वर्ग विधि, स्क्वायर मेथड। सेकंड है समरूप त्रिभुज विधि, सिमिलर ट्रायंगल मेथड। एंड नेक्स्ट है किरण विधि, रे मेथड। यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है। नेक्स्ट है 4th, यांत्रिक विधियाँ कौन सी हैं। यांत्रिक विधि पेंटाग्राफ विधि। पेंटाग्राफ एक आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आपका बनता है। इडियोग्राफ विधि। एंड नेक्स्ट है कैमरा विधि, कैमरा मेथड, ठीक। इस तरीके से आप यांत्रिक विधि का यूज करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं आरेख, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मानचित्र के विवर्धन तथा लघुकरण की कैमरा अथवा फोटोग्राफिक विधियों के नाम बताइए। तो मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण की कैमरा या फोटोग्राफिक विधियां जो हैं फोटोग्राफ तथा फोटोस्टेट आदि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण की वर्ग विधि से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्ग विधि में बिना किसी यांत्रिक विधि के मानचित्र का लघुकरण एवं विवर्धन हो जाता है, इसमें जिस मानचित्र को परिवर्तित करना होता है उसे वर्गों में घेर लेते हैं। वर्गों की लंबाई सुविधानुसार रखी जाती है। मानचित्र बड़ा करने पर नवीन मानचित्र की भुजा बढ़ा देते हैं तथा छोटा करने पर छोटा घटा देते हैं। इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ग विधि में नवीन मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ती है और यहाँ पे यह किस विधि से ज्ञात की जाती है। तो नवीन मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। नवीन मानचित्र के वर्ग की जो भुजा है उसके बराबर मूल मानचित्र के प्रदर्शक भिन्न का हर बटे नवीन मानचित्र के प्रदर्शक भिन्न का हर गुणे मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 जो है आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका यदि कोई मानचित्र प्रदर्शक भिन्न इतना है तो इस पर बने वर्ग 2 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, तो इस पर का मानचित्र प्रदर्शक भिन्न क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आप अभी जो फॉर्मूला लगाए हैं उसी फॉर्मूला पे आप पुटअप कर देंगे, तो पुटअप करने के बाद आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समरूप त्रिभुज विधि किस प्रकार के क्षेत्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है। तो समरूप त्रिभुज विधि द्वारा जो है कम चौड़ाई वाले मानचित्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नदियों एवं नहरों के मानचित्रों का आकार परिवर्तन सुगमता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंटाग्राफ विधि से आपका क्या तात्पर्य है। तो पेंटाग्राफ एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से मानचित्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पेंटाग्राफ में आपस में जुड़ी हुई छड़ों के किस प्रकार की आकृति बनती है। तो पेंटाग्राफ में आपस में जुड़ी हुई छड़ों से सदैव समांतर चतुर्भुज बनता है। ये याद रखिएगा कि पेंटाग्राफ से आपको क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है, समांतर जो है चतुर्भुज बनता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, पेंटाग्राफ एवं
फलक्रम क्या होता है? तो पेंटाग्राफ यंत्र में एक भारी तिकोने आकार को फलक्रम कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि पेंटाग्राफ में यंत्र में एक भारी तिकोने को के आकार को फलक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, पेंटाग्राफ द्वारा मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पेंटाग्राफ द्वारा मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की 2 विधियां हैं, अनुलोम विधि एरेक्ट मेथड एंड प्रतिलोम विधि रिवर्स मेथड। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, पेंटाग्राफ द्वारा मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण में क्या त्रुटियां होती हैं? तो यहाँ पे त्रुटियों के बारे में दिया है। तो पेंटाग्राफ द्वारा मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण में निम्न 2 त्रुटियां होती हैं। पहला, मानचित्रों के विवर्धन में अधिक अशुद्धि हो जाती है, और दूसरा, मानचित्रों को अनेक मूल आकार 4-5 गुना से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इडियोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो इडियोग्राफ यंत्र का आविष्कार प्रोफेसर वेलेस ने किया था। ये याद रखिएगा कि इडियोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो प्रोफेसर वेलेस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे। यहाँ पर आपका ये जो है क्वेश्चन वाइवा जो है क्वेश्चन फॉर वाइवा वॉइस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानचित्र को छोटा बड़ा किस आधार पर किया जा सकता है? वर्ग विधि जो यहाँ पे दिया है कि वर्ग विधि से मानचित्रों को छोटा बड़ा करने का आधार क्या है? मापनी को छोटा बड़ा करने का सूत्र बताइए। लघु मापनी किसे कहते हैं? दीर्घ मापनी किसे कहते हैं? मानचित्र को छोटा बड़ा करने की ग्राफी विधियों कौन कौन सी है? मानचित्र को छोटा बड़ा करने की यांत्रिक विधि कौन कौन सी है? अभी आप सबने अभी फिलहाल देखा, तो यही सब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे कंस्ट्रक्टिव या प्रायोगिक क्वेश्चन वाले जो है यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाने हैं, तो इसको अभ्यास करना है। एक बार आप ट्राई करिएगा। अभी मैं इसके वीडियो भी लेकर आऊँगी, सलूशन को कंस्ट्रक्शन करके बना के आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स का आपका जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है आप लोग रेडी रहिएगा लेकर, ठीक है। इसमें आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना नहीं भूलिएगा। आपको स्केल, डायमीटर, प्रोटेक्टर, पेंसिल, इरेजर सबकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप इस भूलिएगा नहीं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से मानचित्र प्रक्षेप आपका नेक्स्ट यूनिट का चैप्टर हो गया। तो मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो मानचित्र प्रक्षेप के बारे में यहाँ देख लेते हैं। मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप को इंग्लिश में कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। तो ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं के रेखाजाल को समतल कागज पर प्रक्षेपित करने को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। आप जो मैप देखते हो उसमें आपको जो धरातल पर जो आपके लैंड्स हैं, उस लैंड्स को आप लोग पॉलिटिकल और फिजिकल रूप में आप प्रदर्शित करते हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैप प्रोजेक्शन, रेखा जाल। जैसे आपका इस तरीके से बना होता है और इसी लाइन में आपके जो कंट्री वगैरह होते हैं, कॉन्टिनेंट ऐसे दर्शाए गए होते हैं, है ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा जाल किसे कहते हैं? तो रेखा जाल किसे कहते हैं? तो रेखा जाल है जो संपूर्ण ग्लोब अथवा उसके किसी भाग की अक्षांश व देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स जो होती है, रेखाओं को समतल कागज पर प्रक्षेपित करने से बने रेखा क्रम को रेखा जाल कहते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आती है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है ये क्या है? देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, एंड जो ये उल्टा बोल दिया ना, ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन जो होती है ये आपकी क्या होती है? लॉन्गिट्यूड होती है। और जो ये हॉरिजॉन्टल होती है ये आपकी क्या होती है? लैटिट्यूड होती है। अक्षांश रेखाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल जो है क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में खींची जाने वाली कोणिक दूरी अक्षांश, जैसे अभी यहाँ बताएं, ये हॉरिजॉन्टल जो है ये कोणिक दूरी, ये जो है आपकी जैसे ये आपका मैप है, ठीक। अब इस मैप में आपका इस तरीके से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका 36 लाइन है, ये आपका क्या हो गया?
अक्षांश हो गया। तो क्या बोल रहा है कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में खींची जाने वाली कोणिक दूरी अक्षांश, ये अक्षांश कहलाएगी, तथा इन कोणिक दूरियों से विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और देशांतर रेखा क्या हो जाएगी, बस ये वर्टिकल क्षैतिज रूप से हम जो है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो खींच देंगे उसको हम क्या कहेंगे, देशांतर। तो देशांतर रेखा क्या है, देशांतर तथा देशांतर रेखाओं से आप क्या अभिप्राय है, तो पृथ्वी के केंद्र 0 देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम विषुवत रेखा पर खींची गई कोणिक दूरियां देशांतर तथा इन बिंदुओं के ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं 360 होती हैं जो 0 से 180 पूर्व तथा 180 से पश्चिम खींची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो इतना याद रखना कि देशांतर रेखाएं जो है 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम में होती है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 360 डिग्री होती हैं। और अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा जो है याद रखिए विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है 7th, मकर रेखा किसे कहते हैं, और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और नेक्स्ट है 7th मकर रेखा क्या हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा पर मकर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकाश के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के आधार पर प्रक्षेप जो है 2 प्रकार के होते हैं, संदर्श पर्सपेक्टिव एंड असंदर्श नॉन पर्सपेक्टिव प्रक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य या उपयोग के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्देश्य या उपयोग के आधार पर प्रक्षेप निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ट्रू शेप प्रोजेक्शन। सेकंड है शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, ट्रू एरिया प्रोजेक्शन। एंड थर्ड है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ट्रू बियरिंग प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक विशिष्ट मानचित्र के लिए प्रक्षेप का चुनाव किन तत्वों पर आधारित होता है, तो एक विशिष्ट मानचित्र के लिए प्रक्षेप का चुनाव निम्न 2 तत्वों पर आधारित होता है। पहला मानचित्र का उद्देश्य, दूसरा प्रक्षेप में प्रदर्शित किया जाने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है बेलनाकार प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो बेलनाकार प्रक्षेप जो है ग्लोब पर बने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को किसी बेलनाकार धरातल के माध्यम से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप की क्या विशेषताएं हैं, तो बेलनाकार प्रक्षेप की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला यहाँ पे दिया है कि ध्रुव सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर एवं बराबर होती हैं। थर्ड है अक्षांश व देशांतर रेखाएं सीधी एवं सरल रेखाएं होती हैं। फोर्थ है ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांशीय विस्तार को न्यूनतम करने के लिए उनके बीच की दूरी उसी अनुपात में घटा दी जाती है। इस प्रकार देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी हो जाती हैं, अतः इसे प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल का गुण आ जाता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज यहाँ पे बेलनाकार प्रक्षेप की विशेषताएं लिख सकते हैं, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बेलनाकार समप्रक्षेप को सम क्षेत्रफल प्रक्षेप क्यों कहा जाता है। मानचित्र पर किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल ग्लोब पर उन्हीं 2 अक्षांशों के मध्य क्षेत्रफल के बराबर होता है, अतः इसे सम क्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शंकुआकार प्रक्षेप, कॉनिकल प्रोजेक्शन क्या होता है, तो शंकुआकार जो है धरातल पर निर्मित प्रक्षेप शंकुआकार प्रक्षेप कहलाते हैं। जब ग्लोब किसी शंकु में रखकर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे शंकुआकार प्रक्षेप कहते हैं। शंकुआकार प्रक्षेप के प्रमुख प्रकार क्या हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके प्रमुख प्रकार हैं, 1 मापक अक्षांश वाला शंकुआकार, 2 मापक अक्षांश वाला शंकुआकार, एंड बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप और अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। यहाँ पे आपके 5 प्रकार के यहाँ पे है जो शंकुआकार के प्रक्षेप बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मापक अक्षांश प्रक्षेप किसे कहते हैं, एक मानक अक्षांश प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो जब कागज का शंकु ग्लोब को किसी एक अक्षांश पर स्पर्श करता है तो वह एक मापक
प्रमाणिक अक्षांश प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, बोन प्रक्षेप का आविष्कार किसने किया? तो बोन प्रक्षेप का आविष्कार फ्रांसीसी मानचित्रकार रिगोट बन बोन ने किया था और उन्हीं के नाम पर जो है बोन प्रक्षेप नेम रखा गया। आगे नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि बोन प्रक्षेप का आविष्कार किसने किया, तो रिगोबर्ट बोन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक मानक अक्षांश तथा बोन प्रक्षेप में क्या अंतर है? तो बोन प्रक्षेप एक मानक अक्षांश प्रक्षेप का ही परिष्कृत रूप है। एक मानक अक्षांश प्रक्षेप में मानक अक्षांश एक होता है, जबकि बोन प्रक्षेप में सभी मानक अक्षांश होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं क्या है? तो एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं निम्न है। अक्षांश रेखाएं एक केंद्र से खींचे हुए चाप है। दूसरा है अक्षांश रेखाएं समान अंतर पर खींची हुई होती हैं तथा ध्रुवों की ओर जाने पर चाप जो है छोटे होते जाते हैं। और नेक्स्ट है अक्षांश रेखाओं में प्रधान अक्षांश पर ही मापक शुद्ध रहता है। प्रधान अक्षांश से दूरी अधिक होने पर मापक अशुद्धता बढ़ती जाती है। देशांतर रेखाएं केंद्र से सीधी खींची होती हैं। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषताएं 9 विशेषताएं दी हुई हैं। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, जो ये विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि बहुसंख्यी प्रक्षेप की रचना का सिद्धांत बताइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, बहुसंख्यी प्रक्षेप की रचना का सिद्धांत क्या है? तो बहुशंकु प्रक्षेप की रचना इस कल्पना पर आधारित है कि ग्लोब के ऊपर कई शंकु रखे जाते हैं। ये सभी शंकु विभिन्न अक्षांशों पर ग्लोब को स्पर्श करते हैं, अतः सभी अक्षांश भिन्न भिन्न अर्धव्यास पर खींचे जाते हैं। नेक्स्ट आगे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे ये आपका इसमें थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे सॉल्व करके इसका सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से। धरातल प्रदर्शन जो है आपका उच्चावच जो है रिलीफ शोइंग रिलीफ वाला चैप्टर से। तो धरातल जो है धरातल प्रदर्शक की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। मात्रा प्रदान विधियां कौन कौन सी है वर्णन कीजिए। और समुच्च रेखाएं क्या है, इसे सचित्र समझाकर विशेषताएं बताइए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इन सब क्वेश्चन क्या आएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी विधियां हैं यहाँ पे आपको याद रखना है। मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शन करने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो यहाँ पे 9 तरीके से दी गई हैं ये विधियां, जैसे आपका है श्योर विधि, पर्वतीय छाया करण विधि, स्वरूप रेखा विधि, समुच्च रेखा विधि, स्तर वर्ण विधि, स्थानीय उच्च विधि, बेंचमार्क विधि, त्रिकोणमिति ऊंचाई विधि और मिश्रित विधि। इन सब के अनुसार हम यहाँ पे मानचित्र के उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेशियोर विधि किसे कहते हैं। तो हेशियोर विधि जो है इस विधि में ढाल प्रदर्शित करने के लिए छोटी छोटी खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। हेशियोर विधि में कम ढाल प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं दूर दूर तथा अधिक ढाल होने पर पास पास खींची जाती हैं। इसमें 2 रेखाएं के बीच का रिक्त स्थान ढाल के कोण के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है स्तर वर्ण विधि किसे कहते हैं। तो जब धरातली ऊंचाई एवं निचाई को एक ही रंग में विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे स्तर विधि लेयर टिन विधि मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय छायाकरण विधि किसे कहते हैं। तो इस विधि को प्लास्टिक छायाकरण विधि भी कहते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि में उच्चावच प्रदर्शन हेतु धरातली भूआकृतियों पर ऊपर से अर्थात ऊपरी पश्चिमी कोने पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, अतः अंधेरे में पड़ने वाले भागों को छायांकित किया जाता है तथा प्रकाश वाले भागों को रिक्त छोड़ दिया जाता है। तो ये पर्वतीय छायाकरण विधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतीय छायाकरण विधि का दोष क्या है, इसके बारे में आपको बताना है।
यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है कि पर्वतीय छायाकरण विधि का दोष क्या है, इसे आप देखेंगे। तो यहाँ पे पर्वतीय छायाकरण विधि में भूआकृतियों की समुद्र तल से ऊंचाई तथा का पता नहीं चलता, एंड इससे भूमि का ढाल भी पता नहीं चलता, और ऐसे मानचित्रों में भूआकृतियों में अंतर करना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय रेखा विधि से आप क्या तात्पर्य है। तो मानचित्रों में समुद्र तल से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समुच्चय रेखाएं कहलाती हैं। इस विधि में मानचित्रों के उच्चावच को प्रदर्शित करना समुच्चय रेखा विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चय रेखा सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। समुच्चय रेखा का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, यहाँ पे आपको बताना है। तो समुच्चय रेखा का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो समुच्चय रेखा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम डच इंजीनियर ने 1730 ईस्वी में लगभग किया था। इन रेखाओं द्वारा उसने मारविड नदी के तल के रचना प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, समुच्चय रेखा अंतराल किसे कहते हैं। तो समुच्चय रेखा अंतराल जो है समुच्चय रेखा मानचित्र में दो निकटवर्ती समुच्चय रेखाओं के मान का अंतर समुच्चय रेखा अंतराल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत समुद्र तल मीन सी लेवल क्या है। किसी समुद्र तल पर बृहद ज्वार के औसत को औसत समुद्र तल कहा जाता है। भारतवर्ष का औसत समुद्र तल चेन्नई में औसत ज्वार की ऊंचाई से स्थिर किया गया है। इसे आधार तल डाटम लेवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय रेखाओं के प्रमुख गुण बताइए। तो समुच्चय रेखा के प्रमुख गुण ये धरातलीय स्वरूप की वास्तविक बनावट प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे इसी में। फिर इनके द्वारा धरातल की ऊंचाई ठीक ठाक दर्शाई जाती है। फिर इसमें ढलानों की तीव्रता सही दर्शाई जाती है। इनके द्वारा दो स्थानों की आपसी दृश्यता का ज्ञान आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूप रेखा फॉर्म लाइन्स विधि किसे कहते हैं। समुच्चय रेखाओं के मध्य अनुमानित समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं स्वरूप रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं को खंडित रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय रेखा एवं स्वरूप रेखा में अंतर। यहाँ पे आपको अंतर बताना है, समुच्चय रेखा और स्वरूप रेखा में अंतर क्या होगा। तो समुच्चय रेखा किसी स्थान की समुद्र तल से वास्तविक ऊंचाई का प्रदर्शन करती हैं, जबकि स्वरूप रेखाएं समुच्चय रेखाओं के मध्य किसी स्थान पर की समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई का प्रदर्शन किया जाता है। समुच्चय रेखाओं को अखंडित रूप से दर्शाया जाता है, जबकि स्वरूप रेखाओं को खंडित रूप से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय ऊंचाई विधि से क्या तात्पर्य है। तो मानचित्र में किसी स्थान की विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं के दौरान मानचित्र में विभिन्न स्थानों की स्थितियों प्रदर्शित की जाती हैं तथा बिंदु के साथ संबंधित स्थान की ऊंचाई फीट या मीटर में भी लिख दी जाती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे समुच्चय रेखा और समुच्चय स्वरूप रेखा में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप लोग रेडी रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर आपको जो है जियोग्राफी के 4 साल के PYQ मैंने अपलोड कर रखे हैं और सोल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताई हूँ कि प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं सॉल्व करके लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम में अपना जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन वाला जो है आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बेंचमार्क। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि क्या बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क किसे कहा जाता है। तो भवनों, पुलों तथा लोहे के स्तंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को बेंचमार्क कहा जाता है। इन्हें मानचित्रों पर BM अक्षरों के साथ ऊंचाई लिखकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय रेखा अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय रेखा अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, क्षैतिज अंतराल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड लंबवत अंतराल लंबवत ऊर्ध्वाधर अंतराल वर्टिकल इंटरवल। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षैतिज तुल्यांक हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? तो दो समोच्च रेखाओं के बीच का अनुप्रस्थ अंतर क्षैतिज तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, आगे फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर अंतराल किस से आपका क्या तात्पर्य है? तो ऊर्ध्वाधर दो समोच्च रेखाओं के मध्य लंबवत अंतर ऊर्ध्वाधर अंतराल कहलाता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भू आकृतियों से आपका क्या तात्पर्य है? तो भू आकृति से तात्पर्य धरातल के विभिन्न स्वरूप अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी आदि से होता है। नेक्स्ट है ढाल किसे कहते हैं? अब यहाँ पे स्लोप जो है ढाल, तो ढाल किसे कहते हैं? तो ढाल जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका कि ढाल उस झुकाव को कहते हैं। ढाल क्या है? ढाल उस झुकाव को कहते हैं जो किसी धरातल पर क्षैतिज धरातल के साथ बनाया जाता है, उसे हम ढाल कहते हैं। नेक्स्ट है ढाल कितने प्रकार के होते हैं? ढाल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला सम ढाल, यूनिफॉर्म स्लोप, विषम ढाल, अनडल्टिंग स्लोप, मंद ढाल, जेंटल स्लोप, तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप, नतोदर ढाल, कॉनकेव स्लोप, उन्नतोदर ढाल, कॉन्वेक्स स्लोप एंड सीढ़ी ढाल, टेरेस स्लोप। ठीक है, इस तरीके से आपका स्लोप होते हैं ना। इतना याद रखिएगा कि स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि सम ढाल क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि सम ढाल जो है, सम ढाल, विषम ढाल, नतोदर, उन्नतोदर एवं सीढ़ी ढाल से क्या अभिप्राय है? सब एक साथ ही दे दिया। तो सम ढाल देख लेते हैं। यदि किसी स्थान का ढाल सर्वत्र एक समान हो तो उसे सम ढाल कहते हैं। और मंद ढाल किसे कहेंगे? तो तीव्र दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं समान अंतर पर खींची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विषम ढाल। यदि किसी स्थान का ढाल सर्वत्र एक समान न होकर बीच बीच में उतार चढ़ाव दिखाई दे तो उसे विषम ढाल कहते हैं। इसमें प्रदर्शित करने के लिए कहीं समोच्च रेखाएं पास पास तो कहीं दूर दूर खींची जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब नतोदर ढाल क्या होता है? जब दो ऊंचाई पर भूमि का ढाल तीव्र एवं नीचे कम होता है तो उसे नतोदर ढाल कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए पहले समोच्च रेखाएं पास पास फिर दूर दूर खींची जाती हैं, जिसको हम कॉनकेव भी कहते हैं। उन्नतोदर कॉन्वेक्स, जब ऊंचाई पर ढाल की गति मंद तथा नीचे अधिक होती है तो उसे उन्नतोदर ढाल कहते हैं। इसमें समोच्च रेखाएं पहले दूर दूर तथा बाद में पास पास खींची जाती हैं। यह नतोदर का पूर्णतः विपरीत होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे सीढ़ीदार ढाल। सीढ़ीदार ढाल क्या है कि सीढ़ीदार ढाल में थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं। इसमें समोच्च रेखाएं दो के जोड़े में खींची जाती हैं। जोड़े वाली समोच्च रेखाएं तीव्र तथा जोड़ों के बीच की मंद ढाल प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट 22 ढाल किन किन विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ढाल निम्न विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है, फर्स्ट है ढाल अंश विधि, डिग्री स्लोप मेथड। सेकंड है प्रवणता विधि, ग्रेडियंट मेथड। एंड थर्ड है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। एंड नेक्स्ट है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 ढाल प्रवणता किसे कहते हैं? तो ढाल प्रवणता के बारे में देखेंगे। तो ढाल प्रवणता धरातल की लंबाई के साथ चढ़ाव उतार के अनुपात को ढाल प्रवणता कहते हैं। प्रवणता अर्थात ढाल की मात्रा निम्न सूत्र से जानी जाती है। ऊर्ध्वाधर प्रवणता को इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी किसे कहते हैं? ठीक है, और यहाँ पे इसे समोच्च रेखाओं द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये भी आपको बताना है। तो धरातल यहाँ पर क्या हो जाएगा? धरातल का ऊंचा उठा भाग पहाड़ी कहलाता है। इसकी ऊंचाई पर्वत से कम होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं बंद गोलाकार खींची जाती हैं। समोच्च रेखाएं बाहर से अंदर की ओर अधिक मान की होती हैं। नेक्स्ट 25 पठार किसे कहते हैं?
इसे समोच्च रेखाओं द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो पठार, अभी इन सब का मैं आपको एक डिटेल प्रैक्टिकल में बना के दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है पठार किसे कहते हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र से ऊंचा उठा वह भूभाग जिसका शिखर क्षेत्रफल समतल हो तथा तीव्र ढाल हो पठार कहलाता है। इसके लिए समोच्च रेखाएं गोलाकार ही बनाई जाती हैं, किंतु बीच में पहाड़ी की अपेक्षा क्षेत्र का विस्तार अधिक होता है। मध्यवर्ती भाग समोच्च रेखा शून्य होता है, जबकि किनारे की ओर समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं। नेक्स्ट आगे टीला किसे कहते हैं। यहाँ पे टीला के बारे में पूछा है। टीला किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा स्वतंत्र एवं असंबद्ध भाग टीला कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, गॉर्ज किसे कहते हैं। तो किसी नदी की खड़ी पार्श्व वाली गहरी तथा संकीर्ण घाटी को गॉर्ज कहते हैं। 28 है, इस पर किसे कहते हैं। किसी पहाड़ी की एक अंग आगे बढ़कर जब कम ऊंचाई में दूर एक तरफ फैल जाता है तो पहाड़ी का निकला हुआ भाग इस पर कहलाता है। इसे पर्वत स्कंद भी कहते हैं। नेक्स्ट कटक क्या है। अपेक्षाकृत लंबी एवं संकीर्ण पहाड़ी अथवा पहाड़ियों की श्रृंखला कटक या रिज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका कि निम्नलिखित के बारे में आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आप क्या समझते हैं। इन्हें समोच्च रेखाओं द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, झरना, सैडल, फियोर्ड, झील, भृगु, कॉल तथा दर्रा, ये आपको बताना है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे आगे। यू आकार की घाटी, फिर वी आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी देखते हैं। तो यू आकार की घाटी क्या है। हिमानी द्वारा निर्मित नदी घाटी को यू तली आकार की घाटी कहा जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यू जैसी होती है। इसके किनारे खड़े ढाल वाले तली चौड़ी व सपाट होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं उल्टे यू आकार में खींची जाती हैं। बाहर से अंदर की ओर समोच्च रेखाएं का मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर आपको यू आकार की घाटी में आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। आपको बनानी भी है, प्रैक्टिकल में आपने बनाया भी होगा। फिर वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी, इसका निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के भी जैसी होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं उल्टी भी जैसी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल्स। जब किसी नदी आदि का जल पर्याप्त ऊंचाई से लंबवत गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए कई समोच्च रेखाएं नदी के एक ही स्थान पर मिलती है। सैडल क्या होता है। दो पहाड़ियों के मध्य विस्तृत तुलनात्मक रूप से नीचे एवं सपाट भूभाग को सैडल या काठी कहा जाता है। नेक्स्ट फियोर्ड या रिया तट क्या होता है। फियोर्ड जो होता है इसके बारे में देखते हैं। तो फियोर्ड तट का निर्माण हिम तटीय क्रिया द्वारा होता है। जब किसी हिमानी द्वारा अपनी घाटी का विस्तार सागर तक किया जाता है तो उसके धंसने से उसमें जल भर जाता है, जिसे फियोर्ड तट कहा जाता है, निर्माण होता है। घाटियों के किनारे प्रपाती होने के कारण समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं। सागरों में गिरने से पूर्व नदी का जल विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाता है तथा घाटियों में प्रभावित होने लगता है। घाटियां अपरदित होकर सागर तल से नीचे हो जाती हैं, जिससे इनमें जल भर जाता है। इन्हें रिया तट कहा जाता है या फियोर्ड तट। घाटी के किनारे अधिक ढालू नहीं होते, अतः समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं। झील क्या है। झील में समोच्च रेखाएं बंद व वृत्ताकार में खींची जाती हैं। अंदर से बाहर की ओर समोच्च रेखाओं का मान बढ़ता है। भृगु क्या है। किसी सागर तट के किनारे स्थित चट्टान का लंबवत ढाल वाला किनारा भृगु कहलाता है। इसमें कुछ समोच्च रेखाएं खड़े ढाल पर उभयनिष्ठ हो जाती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, भृगु को सैडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, काल या दर्रा क्या होता है। काल सैडल या काठी अपेक्षाकृत निचली तथा विस्तृत होती हैं तथा दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी अधिक होती है, किंतु कॉल में पहाड़ियों के बीच की दूरी कम होती है।
तेज पार्श्व वाला गर्त होता है। कॉल की रचना करते समय पहाड़ियों के बीच की दूरी कम कर दी जाती है। जब कॉल के मध्य कोई रास्ता जाता है तो उसे दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है परस्पर दृश्यता, इंटरविजिबिलिटी किसे कहते हैं। मानचित्र पर दो बिंदु आपस में एक दूसरे में दिखाई देते हैं तो इसे परस्पर दृश्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है अदृश्य भूमि अथवा मृतक भूमि किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच किसी बाधा के कारण धरातल का न दिखाई देने वाला भाग अदृश्य भूमि या मृतक भूमि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परस्पर दृश्यता निर्धारित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है समोच्च रेखा निरीक्षण विधि, सेकंड है अनुप्रस्थ, थर्ड है समान त्रिभुज विधि और फोर्थ है प्रवणता विधि। नेक्स्ट है परिच्छेदिका किसे कहते हैं। किसी भू आकृति को खड़े तल में काटने पर बनने वाले सपाट पार्श्व चित्र को परिच्छेदिका कहा जाता है। परिच्छेदिका कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ निम्नलिखित प्रकार की होती है। संकर्ण परिच्छेदिकाएं, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, प्रक्षिप्त, मिश्रित, ये आपका परिच्छेदिकाएं हो जाती हैं, प्रोफाइल्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे यहाँ पर कि भूतल या धरातल से क्या आपका तात्पर्य या अर्थ है। नेक्स्ट प्राचीन काल में धरातल प्रदर्शन के लिए किन विधियों का प्रचलन था। उच्चावच या धरातल प्रदर्शन विधियों का वर्गीकरण कीजिए। मात्रा प्रदान एवं गुण प्रदान विधियों में क्या अंतर है और गुण प्रदान विधियां क्या हैं इसके बारे में बताइए। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जितने हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया जाएगा। और इसके आगे अभी स्थलाकृति मानचित्र वाला है उसको भी हम देखेंगे, ये कवर कर लेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके 45 क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन आपको आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो स्थलाकृतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र होते हैं जो क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों का प्रतीकात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हाथी वकरला देहरादून में है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्र को कितनी श्रृंखलाओं में प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रकाशित किया है। तो दक्षिण एशियाई मानचित्र श्रृंखला, भारत एवं सीमावर्ती देश। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला, फोर्थ है भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र, फिफ्थ है नगर दर्शक मानचित्र और सिक्स्थ है राज्य मानचित्र। तो इस तरीके से इन्होंने जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्र को श्रृंखला में बांट रखा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला में विश्व के लिए कितने मानचित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत चिन्ह किसे कहते हैं। तो परंपरागत चिन्ह क्या होते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों में विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संकेतों का सहारा लिया जाता है, जिन्हें हम परंपरागत या रूढ़ चिन्ह कहते हैं। और परंपरागत चिन्ह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है चौथाई इंच मानचित्र क्या है। चौथाई इंच मानचित्र के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसका विस्तार एक होता है। इसका मान एक बराबर 4 मील होता है। 1 इंच बराबर 4 मील अर्थात 1/4 इक्वल टू 1 मील हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। तो 1 इंच गुणे 1 इंच विस्तार होने के कारण इन्हें डिग्री पत्रक भी कहते हैं। वर्तमान मैट्रिक प्रणाली में ये प्रदर्शक भिन्न जो है एक संबंधे 2,50,000 अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर पर बनाए जाते हैं। इस तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 1 इंच मानचित्र क्या है। 1 इंच मानचित्र यहाँ न्यूमेरिकल टाइप है। इस तरीके से आपको बताना पड़ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला में धरातल पृष्ठों पर 0 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों पर 6 डिग्री देशांतरों में होता है, किंतु 6 डिग्री अक्षांशों के बाद 12 डिग्री देशांतरों में क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे कारण पूछा है। तो 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश विषुवत रेखा की लंबाई के आधे रह जाते हैं, अतः देशांतरों का विस्तार ठीक दोगुना करके 12 देशांतरों में किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन धरातल पर पत्रक में प्रदर्शित प्रारंभिक सूचनाओं को हाशिए की सूचनाएं अर्थात हाशिए के तथ्य क्यों कहा जाता है। प्रारंभिक सूचना धरातल पत्रक के हाशिए में अंकित रहती हैं, अतः इसे हाशिए के तथ्य फैक्ट ऑफ मार्जिन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पत्रक में जल प्रवाह का अध्ययन कैसे करते हैं। तो धरातल पत्रक में क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अध्ययन कैसे करते हैं, उस क्षेत्र में स्थित जलधाराओं को देखकर किया जाता है। अपवाह प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ 7 प्रकार से दिया है इस तरीके से। फर्स्ट है वृक्षनुमा, सेकेंड है आयताकार, थर्ड है अरीय, फोर्थ है जालीनुमा, फिफ्थ है वलयाकार, सिक्स्थ है अनियमित और सेवंथ है कंकटी। ठीक है, इस तरीके से आपका अपवाह क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी 11 वाला क्वेश्चन क्या था कि पहाड़ी दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनती है। तो पहाड़ी प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं गोलाकार बनाई जाती है। इसमें बाहर से अंदर की ओर मान बढ़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के पंखाकार प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलते हैं। तो आदिवासियों के पंखाकार प्रतिरूप डेल्टा प्रदेशों में समुद्र तटीय बस्तियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। आगे अनियमित प्रतिरूप कहाँ मिलता है। तो उबड़ खाबड़ धरातलीय दलदली क्षेत्र, झीलों, वनों के वाले क्षेत्रों में जहाँ सुरक्षा का अभाव रहता है वहाँ मकान अनियमित रूप से बनाए जाते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहाँ मिलता है। जब कोई सड़क या नदी दूसरी सड़क या नदी से आकार मिलती है, जहाँ नहर या सड़क के पार जाकर बसने की बजाय एक ही और फैले रहते हैं। तो नहरों एवं सड़कों द्वारा बने त्रिभुज की दोनों भुजाओं पर बसे गांवों को प्रतिरूप को त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। भारत वर्ष में सर्वप्रथम मानचित्र कब बना। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम मानचित्र 1752 में DN विसे ने तटीय चार्ट एवं यात्रा मार्गों के संकलन के आधार पर भारत का एक प्रमाणिक मानचित्र बनाया। आगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आपका यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में मानचित्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे 3 वर्गों में, भौगोलिक मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आगे अंश आधा इंच मानचित्र से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल आप लोग याद रखिएगा। भारत एवं सीमावर्ती देश मानचित्र श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो इस श्रृंखला में भारत तथा सीमावर्ती क्षेत्र के मानचित्र आते हैं। ये मानचित्र प्रदर्शक भिन्न एक संबंधे एक 10 लाख जो है कि होते हैं तथा 4 डिग्री अक्षांश एवं 4 डिग्री देशांतर के विस्तार से बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका पूरा ये यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन जो है 21 पे दिया है कि धरातल पत्रक के कतई रंग का प्रयोग क्या प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो ये समुच्च रेखाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, पीला रंग कहाँ प्रयुक्त होता है। तो पीला रंग कृषि भूमि को प्रदर्शित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरीके से कौन से जो है आपको मैप बनाने हैं ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।